जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ पाकिस्तान फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग आपकी जो क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करेंगे और जितना भी अभी तक आप लोगों ने स्टडी किया है उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे और जो हमारे साथ न्यूली अलाइंड स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा गाइड करेंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर कि वो किस तरह से एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं और किस तरह से उन्होंने अपने स्किल्स को इंक्रीज करना है और किस तरह से उन स्किल्स को लाइक अभी जिन स्टूडेंट्स ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट कर लिया या जिनका होने वाला है, तो वो किस तरह से मार्केट में अपने स्किल्स को सेल कर सकते हैं, अपने स्किल्स को कैश कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन मोटिव है। डिफरेंट स्टूडेंट्स को यही सिखाना है कि आप लोग किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम लोग आज के सेशन में कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों को हम लोग ये लिख लेते हैं जूम सेशन 29 सितंबर। जी, अभी भी किसी को वॉइस का इशू आ रहा है? आई थिंक मेरी साइड से तो मैंने माइक ओपन किया हुआ है और मेरी आवाज़ मेरी तरफ से क्लियर है। आप काइंडली अपना हेडफोन वगैरह चेक कर लें क्या उसमें इशू ना हो। तो जी, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिस किया है, कितना कितना स्टडी कर लिया? काइंडली आप मुझे अपने मॉड्यूल्स बता दें कि आपने कितने मॉड्यूल्स कवर कर लिया और कितने टॉपिक कवर कर लिए, लाइक आप कौन से टॉपिक पे हैं करंटली, ताकि मैं भी आपको उस तरीके से गाइड करूँ। और अभी तक आप लोगों का इस कोर्स के बारे में फीडबैक क्या है आप लोगों को? ये वीवो 1901 आपने, आई थिंक इनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही बिकॉज उन्होंने ऑडियो ज्वाइन नहीं की हुई अभी तक। अच्छा जी, अभी तक आप लोगों को जितना भी आप लोगों ने स्टडी किया उसमें कोई इशू आ रहा है तो काइंडली मुझे बता दें, ताकि फिर हम लोग उन प्रॉब्लम्स को लाइव यहाँ पे सॉल्व करें और आप लोगों को बताएं कि किस तरह से आपने उन चीज़ों के साथ वर्किंग करनी है। लाइक कुछ वेरिएंट्स चेंज हुए हैं, कुछ चीज़ों को चेंज किया गया है एंड्रॉयड की अपडेट के अंदर। ग्रेडल के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं और बाकी चीज़ों के अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं, जिसमें आप लोगों को लाइब्रेरीज जब आपने इंटीग्रेट करनी होती है तो उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो उसमें अगर कोई इशू आ रहा है, लास्ट टाइम भी मैंने कुछ सेशंस के अंदर बताया था कि आपने उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है और किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज करना है। तो लास्ट टाइम भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। अभी तक भी अगर किसी को लाइब्रेरीज के अंदर कोई इशू आ रहा है या कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो मेरे से पूछ सकता है। अ, जी, अभी आपको मेरी वॉइस आ रही होगी वीवो 1901। काइंडली अपने नेम के साथ ज्वाइन किया करें ताकि मैं आपका नेम ले सकूं। और अभी आपको मेरी आवाज़ क्लियर हो रही होगी, आपने ऑडियो के साथ ज्वाइन कर लिया है। तो अभी तक किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू आ रहा हो तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि फिर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर उसको सोल्व कर दूं। बाकी आप लोगों के कमेंट्स वन बाय वन मैं रीड कर लेता हूँ। सर, ये एंड्रॉयड रिसोर्स लिंकेज फील्ड वाला ऑप्शन सोल्व नहीं हो रहा। आप जब किसी फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं या एक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, आप कोई इमेज वगैरह लगा रहे हैं या दरअसल एंड्रॉयड रिसोर्स लिंकेज वाला जो आई थिंक आप कहीं फोटो एडिटर एसडीके को इंटीग्रेट तो नहीं कर रहे? डीएस फोटो एडिटर, उसमें होता है कि और लाइब्रेरीज को थोड़ा सा चेंज किया था तो उसमें रिसोर्स लिंकेज का एरर आया था।
ओके सर, एंड्रॉयड स्टूडियो के रिसेंट वर्जन में सिर्फ कोटलिन की लैंग्वेज ही आ रही है। कोटलिन की लैंग्वेज नहीं आएगी, जावा और कोटलिन दोनों होती हैं। आप कोई भी एंड्रॉयड का वर्जन यूज़ करें, जैसे मैं अभी एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, तो उसमें कोई भी एक्टिविटी सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, तो यहाँ पर लैंग्वेज के अंदर ना बाय डिफ़ॉल्ट कोटलिन आ रहा होगा आपके पास। जब आप नया एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोटलिन आ रहा होगा। तो आपने यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू करके जावा सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से आप उसके साथ वर्किंग करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट कोटलिन ही आ रहा होगा, बट आप उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से। इंटेंट फिल्टर का मसला इस तरह से हो सकता है कि इंटेंट फिल्टर मैनिफेस्ट में जब हम जाते हैं तो इंटेंट फिल्टर्स एक एक्टिविटी के अंदर आप एक ही बार रखते हैं। जैसे मैं कोई नई एक्टिविटी क्रिएट करूंगा, अगर मैं यहाँ से कॉपी करके उसको इंटेंट फिल्टर, जैसे मैं यहाँ पे एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, और मेन एक्टिविटी 2, या मैं इसको रख देता हूँ स्प्लैश। ठीक है, स्प्लैश एक्टिविटी रख दिया, इसको मैंने फिनिश किया, तो अब मेरे पास एक नई एक्टिविटी क्रिएट हो गया है स्प्लैश नेम से। ठीक है, तो अभी ये सिंक हो रहा है, तो सिंक होने के बाद ये मैनिफेस्ट के अंदर भी इसकी एक एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। अब बाय डिफॉल्ट मैनिफेस्ट के अंदर आप लोग आए, अब मेरे पास दो एक्टिविटीज हैं यहाँ पे दो एक्टिविटीज हैं, एक एक्टिविटी स्प्लैश है और एक एक्टिविटी मेन है, मेन एक्टिविटी, जिसके अंदर इंटेंट फिल्टर्स पड़े हुए हैं। इंटेंट फिल्टर्स का बेसिकली मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है? इंटेंट फिल्टर आप जिस भी एक्टिविटी के अंदर रखते हैं वो एक्टिविटी सबसे पहले रन होती है। जैसे अभी मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा तो जो मेन एक्टिविटी है वो सबसे पहले रन होगी, और उसके बाद कोई और एक्टिविटी आएगी। जिस एक्टिविटी के अंदर इंटेंट फिल्टर्स पड़े होते हैं उसको आप लोग सबसे पहले रन होती है। अगर मैं इसको यहाँ से, आप फर्ज करो मैंने स्प्लैश के अंदर इसको रखना है या स्प्लैश को मैंने सबसे पहले रन करना है, तो मैं यहाँ से इसको कट करके कंट्रोल एक्स करूँगा, कट करूँगा, और यहाँ से एक, यहाँ से कट करने की बजाय मैं कॉपी करता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया इसको। ठीक है, मतलब मेरे इंटेंट फिल्टर्स यहाँ पे भी पड़े हुए हैं और यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, दोनों एक्टिविटीज के अंदर पड़े हैं। तो फिर दो ये एरर आ सकता है कि रिसोर्स लिंकेज जो है वो फेल हो जाएगी, उसको एंड्रॉयड को पता नहीं लगेगा कि दोनों एक्टिविटीज के अंदर इंटेंट फिल्टर्स पड़े हुए हैं, वो किस एक्टिविटी को पहले रन करे। तो इस तरह कोई क्लैश आ रहा होगा, आप काइंडली एक बार इसको चेक कर लीजिए। अगर कोई फर्दर इशू हुआ तो वो मैं आपका रिजोल्व करवा। इसके अलावा और किसी का कोई इशू हम लोग देख लें। आ, एक बच्चे का मैसेज आया है कि सर स्टिल माय डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड टू एंड्रॉइड स्टूडियो, डबल शूट में स्कैन करने से शो हो रहा है, लेकिन डिवाइस मैनेजर में फिजिकल डिवाइस में शो नहीं हो रहा। उसको कनेक्ट करना है, आप सिंपली गूगल पे जाकर लिखें हाउ टू इनेबल डेवलपर मोड एंड्रॉइड। एंड्रॉयड के अंदर डेवलपर मोड किस तरह से इनेबल करना है, तो कुछ स्टेप्स हैं सिंपल। आपने सेटिंग्स में जाना है, अबाउट डिवाइस में जाना है, अबाउट फोन में जाना है, उसमें बिल्ड नंबर होगा, बिल्ड नंबर को 7 टाइम्स आपने क्लिक करना है। 7 टाइम्स क्लिक करने के बाद उसमें आपका जो डेवलपर मोड है वो इनेबल हो जाएगा, आपसे पासवर्ड वगैरह मांगा जाएगा। तो ये सिंपल स्टेप्स उसको इनेबल करना है। उसके बाद सिंपली आपने डेवलपर मोड के अंदर जाके ये चेक कर लेना है। अभी मैं यहाँ पे आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को शो नहीं करवा सकता, बट
जब आपने अच्छा, अगर आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए थे, उसके बाद फिर आपने डेवलपर मोड के अंदर जाके एक तो डेवलपर मोड को ऑन कर देना था। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन आ रहा होगा, यूएसबी डीबगिंग। यूएसबी डीबगिंग को भी ऑन करना था। उसके बाद फिर आपने डाटा केबल के साथ मोबाइल को कनेक्ट करना था लैपटॉप के साथ या सिस्टम के साथ। तो आपके मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आनी थी शाह फिंगरप्रिंट की कि आपका मोबाइल जो है इस सोर्स के साथ कनेक्ट हो गया। आपने फिर उसको अलाउ कर देना था, ताकि आपका मोबाइल जो है वो उस डिवाइस के साथ डाटा ट्रांसफ़र कर सके। तो ये स्टेप भी अगर आपने परफॉर्म किए तो फिर तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। फर्दर मोर अगर आपका कोई इशू आ रहा है तो आप एक वीडियो बना के मुझे ग्रुप के अंदर सेंड कर दें, मैं उसको देख के फिर आपको रिप्लाई कर दूँगा। सर ये मैंने ऐसे ही किया था कि इंटेंट फ़िल्टर को लॉगिन एक्टिविटी से कट करके स्प्लैश में पेस्ट किया था, लेकिन फिर भी एंड्रॉइड रिसोर्स लिंकेज वाला ऑप्शन आता है। ओके। उस्मान, इंटेल जैम जो एरर है वो इसलिए आता है कि आपने अपने सिस्टम को देखना है कि आपके सिस्टम की वर्चुअलाइजेशन ऑन है या नहीं, ठीक है? तो उसके लिए आप एक मेथड सर्च करें, हाउ टू इनेबल वर्चुअलाइजेशन। आगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने अपने जो सिस्टम है उसके अंदर ना वर्चुअलाइजेशन इनेबल करनी होती है, क्योंकि आप अपने सिस्टम के ऊपर वर्चुअल डिवाइस रन करना चाह रहे होते हो। तो वर्चुअल डिवाइस रन करने के लिए आपकी सिस्टम के अंदर जो वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन है वो इनेबल होना चाहिए। तो आपने अपने सिस्टम के अंदर ये जो काम है ये परफॉर्म करना है कि आपने विंडोज़ के ऊपर सर्च बॉक्स में क्लिक करना है, टर्न ऑफ या ऑन विंडोज़ फीचर। मैं परफॉर्म करके भी दिखा दे रहा, टर्न ऑन। ज़रा स्लो डाउन हो रहा है ड्यू टू ज़ूम। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा, आप डायरेक्ट कहाँ पे चले जाओ, कंट्रोल पैनल पे चले जाओ, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में चले जाओ और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, विंडोज़ फीचर सर्च कर लेते हैं। ये आ गया टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ। आपने इसको ओपन करना है। इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे। ये हाइपर वी, ठीक है? आपने हाइपर वी जो है ना आपका अनचेक आ रहा होगा, आपने इसको चेक करके मतलब ये टिक हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने इसको ओके करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपने टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपने हाइपर वी वाला जो ऑप्शन है इसको चेक कर लेना है और ओके करना है। उसके बाद विंडो जो है वो कुछ फाइल्स को डाउनलोड करेगा, वर्चुअलाइजेशन इनेबल करेगा। उसके बाद आपने अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है, रीबूट करना है। तो आपका जो ये वाला इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। यस सर, आई ऑलरेडी ऑन विजुअलाइजेशन। अच्छा, विजुअलाइजेशन इनेबल करने के बाद दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाओ, ठीक है? यहाँ पर इसको एक मिनट एग्जिट करता हूँ।
एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके आपने एसडी के मैनेजर के अंदर जाना है। एसडी के मैनेजर के अंदर कुछ फाइल्स को दोबारा डाउनलोड कर लेना, हो सकता है कि उससे इशू सोल्व हो जाए। आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या वो एमुलेटर को चला भी सकता है या नहीं? आफ्टर सेशन ये मॉड्यूल्स हमारे एलएमएस पे इनेबल तो रहेंगे ना? आपकी बात की मुझे समझ नहीं आई, किस सेशन की बात कर रहे हैं आप यहाँ? आप अगर आप ये बात कर रहे हैं कि आपके जो ये लेक्चर्स हैं कब तक अवेलेबल रहेंगे एलएमएस के ऊपर, तो ये तब तक अवेलेबल रहेंगे जब तक कि आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होता। जब आपका गेट टेस्ट हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो उसके बाद आपकी एक्सेस खत्म कर दी जाएगी। तो मैं करता हूँ क्लोज प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके एस टी के मैनेजर के अंदर चले जाना है। ठीक है, एस टी के मैनेजर में यहाँ पर कुछ एस टी के टूल्स होंगे। ठीक है, यहाँ तो हो सकता है आपका जैम इंस्टॉल ना हो। पहले तो आपने विजुअलाइजेशन इनेबल कर लेना, उसके बाद ये जो इंटेल जैम एमुलेटर है ना, ठीक है, जैम इसको इंस्टॉल करना है आपने, चेक करके ओके करना है। ये देखो कुछ टूल्स आ रहे हैं मेरे पास, या जैसे कि एमुलेटर के लिए आपको एंड्रॉयड एमुलेटर चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाली चीज़ चाहिए, इंटेल x86 एमुलेटर एक्सीलरेटर जैम इंस्टॉलर। इसको चेक करके आपने ओके करना है और इंस्टॉल करना है। ये चेक कर लेना कि आपका ये इंस्टॉल हो। ठीक है, सर i5 4th gen विद 8 GB रैम। हाँ, ये लैपटॉप अच्छा है, आप इसके ऊपर डेवलपमेंट कर सकते हो। 8 GB रैम है तो आप एमुलेटर भी चला सकते हो। 4 GB रैम के ऊपर बेहतर ये है कि आप एमुलेटर रन ना करें, आप फिजिकल डिवाइस के ऊपर ही चलाएं, क्योंकि एमुलेटर जो है वो आपके सिस्टम को पहले ही एंड्रॉयड स्टूडियो एक काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, वो आपका जब बिल्ड करता है चीज़ों को तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग और रैम की ज़रूरत होती है, और काफ़ी चीज़ों को देर भी लग जाती है। तो आप अगर 4 GB रैम यूज़ कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग फिजिकल डिवाइस के ऊपर टेस्ट करें अपने एप्लीकेशन को। ठीक है उस्मान, आपको समझ आ गया कि आपने आप नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ठीक है, आपने इंटेल यहाँ से चेक करना है कि ये इंस्टॉल है या नहीं। दो चीज़ें होती हैं, यहाँ तो विजुअलाइजेशन ऑफ होती है, काफ़ी इंटेल जैम का इशू होता है, और कभी कभार यहाँ पे वो इंस्टॉल नहीं हो रहा होता ड्यू टू नेटवर्क इशू। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब आप जैम को इंस्टॉल कर रहे हैं, इंटेल जैम जो एमुलेटर के लिए होता है, उसको जब आप इंस्टॉल करें तो आपको इंटरनेट जो है वो अ, अच्छी स्पीड वाला होना चाहिए, इंटरनेट के अंदर कोई इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा किसी स्टूडेंट का कोई इशू है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, या मैं आप लोगों को रिमोट एक्सेस दे देता हूँ स्क्रीन शेयरिंग की। आप लोग स्क्रीन शेयर करके दिखा भी सकते हैं कि आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं, इफ़ यू वांट टू शो एनीथिंग। ऐप का साइज कैसे फाइंड कर सकते हैं? ऐप का साइज जो है, अगर आप कोड की फाइल का साइज चेक करना चाहते हैं कि मेरा कोड कितने साइज का है, तो उसके लिए एक ये चीज़ है, जैसे मेरे पास प्रोजेक्ट पड़े होंगे यहाँ पे, एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स में, लाइक यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट एप्लीकेशन है। मतलब मैं अगर कोड का साइज पता करता हूँ तो वो मैं टोटल बिल्ड, वो आप
यहाँ से जब एपीके बिल्ड करते हैं, एपीके बिल्ड करना मैंने आपको सिखाया था, आप किस तरह से एपीके बिल्ड कर सकते हैं। लाइक मैं जो अभी क्रिएट किया है इसकी एपीके का साइज पता करना चाहता हूँ, तो वो आपने पहले यहाँ से इसकी एपीके बिल्ड करनी है। बिल्ड टूल पे जाना है, बिल्ड बंडल एपीके, और यहाँ से बिल्ड एपीके को सिलेक्ट करके इसकी एपीके बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एपीके को आप लोग मोबाइल के अंदर शेयर करते हैं, आप प्ले स्टोर के ऊपर भी एपीके को ही अपलोड करते हैं। एपीके फाइल होती है आपकी एंड्रॉइड के अंदर भी वही रन होती है, और आप प्ले स्टोर के ऊपर भी वही अपलोड करते हैं। तो एपीके फाइल जो है वो इस तरह से बिल्ड करते हैं एप्लीकेशन की, और उसका साइज आप जब वो एपीके फाइल बिल्ड हो जाएगी उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसका साइज भी देख सकते हैं कि वो कितने एमबी की फाइल है। तो एपीके बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम तब तक फर्दर मोर डिस्कशन कर लेते हैं। वेब व्यू में फाइल को डाउनलोड, आप किस तरह की फाइल को डाउनलोड करना चाह रहे हैं? लाइक अगर तो वो वेबसाइट अलाउ करती है किसी चीज़ को डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट वेब व्यू के अंदर तो आपकी वेबसाइट ही ओपन हो रही है। अगर आप वेबसाइट्स के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं तो ही वो अलाउ करेगा, इसके अलावा तो वो अलाउ नहीं करेगा। सर मैंने ऐप बनाई है लॉगिन स्क्रीन के थ्रू, जब लॉगिन करने के बाद बैक प्रेस करके अगेन री ओपन करते हैं तो फिर से लॉगिन स्क्रीन आ जाती है। इसको अवॉइड कैसे करें? ठीक है, हफीज़ा आपका जो सिनेरियो है इसमें आप चाह रहे हो कि आप जब एक बार लॉगिन कर लिया तो आपके जो लॉगिन इन्फो है वो सेव हो जाए, उसके बाद जो है आप अगर एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करते हो तो उसके बाद दोबारा से एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना ना पड़े। तो उसमें एक फंक्शन लगेगा हमारा, लाइक आप यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे सिंपली आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर सर्च कर लो, हाउ टू सेव यूजर डाटा इन एंड्रॉयड। तो आपके सामने एक टर्म आती है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज होते हैं यूजर की इन्फो को स्टोर करवाने के लिए। शेयर्ड प्रेफरेंसेस किस तरह से डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाए जाते हैं, और जब आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते हो तो शेयर्ड प्रेफरेंस के थ्रू क्या होता है कि आपका जो ऑथेंटिकेशन होती है, ऑथेंटिकेशन फाइल्स जो होती हैं, जो आपका ऑथेंटिकेशन डाटा होता है वो ऑलरेडी उस एप्लीकेशन के अंदर स्टोर होता है। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस स्टोर होने की वजह से आपको चेक किया जाता है, कंडीशन लगी होती है कि आप लोग जब दोबारा एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो तो आपने एक बार लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपके शेयर्ड प्रेफरेंसेस स्टोर हो गए, उसके बाद दोबारा आपको लॉगिन करना नहीं पड़ेगा। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस को किस तरह से यूटिलाइज करना है आप इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करें, ये कंप्लीट आपको गाइड मिल जाएगा, आप इजीली इस सिनेरियो को फॉलो करते हुए डाटा स्टोर करवा लें। फायरबेस का अल्टरनेटिव क्या है? फायरबेस का अल्टरनेटिव एसक्यूएल लाइट डेटाबेस है। एंड्रॉयड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस आती है वो एसक्यूएल लाइट है। इसके अलावा आप रियल टाइम सर्वर्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे एक वेबसाइट है, वेबसाइट वालों ने डेफिनेटली एक होस्टिंग और डोमेन खरीदी होती है, वो किसी सर्वर के साथ अटैच होता है, तो वो सर्वर के ऊपर भी सी पैनल आ रहा होता है, उसका एसक्यूएल लाइट डेटाबेस ही होती है। तो एसक्यूएल लाइट डेटाबेस के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, अपना सर्वर खरीद के उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। फायरबेस गूगल की तरह, गूगल की प्रोडक्ट है और गूगल की तरफ से है। तो फायरबेस एक तो रियल टाइम डेटाबेस है, वो ज़्यादा फास्ट भी है और स्पीड भी है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी है। हाँ, तो आप उसको आप अब आपने जो एसक्यूएल लाइट डेटाबेस बनाई है, आप उसकी एक एपीआईज़ बनाओगे, ठीक है? आप एपीआईज़ के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा लोगे आप। एपीआईज़ के साथ वर्किंग एक डिफरेंट सिनेरियो है,
API लिखी जाती है PHP के अंदर ज़्यादातर। तो वो जो APIs हैं उनको इंटीग्रेट करना है, JSON फाइल के अंदर मिलती है आपको, तो उसको आप लोगों ने इंटीग्रेट करना होता है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। रिएक्ट नेटिव और फ्लटर जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेजेस हैं। रिएक्ट नेटिव में ये होता है कि रिएक्ट नेटिव में भी आप जो एप्लीकेशन बिल्ड करते हो वो एंड्रॉयड और iOS दोनों के ऊपर रन हो जाती है, और इसी तरह फ्लटर के ऊपर भी आप जो एप्लीकेशन बिल्ड करते हो वो भी एंड्रॉयड और iOS दोनों के ऊपर रन हो जाती है। अब फ्लटर जो है, फ्लटर एक लैंग्वेज नहीं है, फ्लटर एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्लटर के ऊपर आप अगर सर्च करो, फ्लटर क्या है, फ्लटर एक एसडीके है, एक समझ लो एक डेवलपमेंट किट है या एक फ्रेमवर्क कह लो आप। ठीक है, फ्लटर कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो फ्लटर एक फ्रेमवर्क है। फ्लटर के साथ जो लैंग्वेज यूज होती है, लैंग्वेज होती है डार्ट। डार्ट जो है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि फ्लटर के साथ यूज की जाती है। फ्लटर डार्ट पूरा नेम होता है फ्लटर डार्ट। फ्लटर फ्रेमवर्क होता है और फ्रेमवर्क के साथ जो है लैंग्वेज होती है डार्ट। आप डार्ट लैंग्वेज के थ्रू एक एप्लीकेशन बनाते हो, तो आप यूज करते हो क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए। इसी तरह रिएक्ट नेटिव है, रिएक्ट नेटिव के ऊपर भी जो आप एप्लीकेशन बिल्ड करते हो वो दोनों जो हमारे पास एंड्रॉयड और iOS डिवाइस हैं दोनों को सपोर्ट करती है। अब फ्लटर जो है, फ्लटर आप किस तरह से अच्छा ये APK फाइल को हम लोग लोकेट कर लें। आप लोगों ने लोकेट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपकी एक APK फाइल बन के आ गई। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लोगे कि ये कितने MB की है, तो ये तकरीबन 4 MB की 5 MB की फाइल है इस वक्त। ठीक है, तो इस तरह से आप APK फाइल का, अपनी एप्लीकेशन की APK फाइल का भी जो है वो साइज फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्लटर है, फ्लटर आप लोग किस तरह से उसकी डेवलपमेंट करते हो, फ्लटर डार्ट की। फ्लटर को भी आप लोगों ने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ लिंक करना होता है। आप फ्लटर को डाउनलोड करते हो, उसको यूज़ करते हो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ ही। मतलब वो भी एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर ही उसकी सारी डेवलपमेंट होती है। बस क्या होता है कि लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है डार्ट के अंदर। डार्ट का सिनेरियो ज़रा पेरेंट और चाइल्ड वाला होता है। तो पेरेंट और चाइल्ड को यूज़ करते हुए मतलब एक सिनेरियो होता है, उसका ट्री स्ट्रक्चर होता है सारा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। बट आपको थोड़ा सा एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर वर्किंग करनी आ जाए, जावा आ जाए, कोटलिन आ जाए, उसके बाद आप लोग डायरेक्टली फ्लटर को रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर फ्लटर को सीखें, क्योंकि आगे जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म जो लैंग्वेजेस हैं वो हाई डिमांड में आ रही हैं, तो आप फ्लटर लाजमी सीखिए। किसी भी अब्दुल हसीब आपका क्वेश्चन है कि सर हाउ टू ओपन एनी लिंक इन आवर ऐप इन क्रोम और अदर ब्राउज़र। सिंपली आपने किसी भी बटन के बैक पे कोई लिंक लगा देंगे, जैसे ही वो लिंक के ऊपर क्लिक होगा तो वो डायरेक्टली आपको ब्राउज़र के ऊपर ले जाएगा। हाउ टू, यहाँ पे आप गूगल पे सिंपली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप लोग सर्च कर सकते हैं हाउ टू अप्लाई लिंक इन एंड्रॉयड। ये देखें एडिंग लिंक्स इनसाइड अ टेक्स्ट व्यू, या वैसे भी आ, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप लगा सकते हैं लिंक्स को। ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इनको विजिट करके आप लोग लिंक्स को अप्लाई करना सीख सकते हैं। अच्छा उस्मान, आपका अभी भी अगर एरर आ रहा है तो इसमें इशू क्या हो सकता है, लेट मी थिंक।
जब मैं स्क्रीन आपको अलाउ करता हूँ उस्मान, आप मुझे दिखाओ कि क्या इशू आ रहा है, फिर मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। क्या इशू है? वैसे मेनली ये 2 इश्यूज़ ही होते हैं कि आपका जो ज़ैम है वो इंस्टॉल नहीं होता, या आपका जो है वर्चुअलाइज़ेशन इनेबल नहीं हो रही होती। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, फिर मैं आपको अलाउ करता हूँ। जी उस्मान, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप। अच्छा, इसमें एसटी के टूल्स पे आए। इंटरनेट बिल्कुल आपका स्टेबल है ना, मतलब कोई इशू तो नहीं आ रहा? इसमें एंड्रॉयड एमुलेटर की अपडेट आई हुई है। एंड्रॉयड एमुलेटर को भी चेक करें। ये नीचे है, नीचे एंड्रॉयड एमुलेटर, हाँ इसको चेक करें। ये इसके अलावा एसटीके इसको भी अपडेट कर लें। और इसके अलावा इंटेल जैम जो है ये इंस्टॉल नहीं है आपका, इसको भी इंस्टॉल करना है और इसको अप्लाई करें, ओके करें, ओके करें। आप चीज़ों को डाउनलोड होने दें। तब तक अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, ताकि मैं उसको भी गाइड कर दूं। बाकी आप लोगों से मैंने फर्दर डिस्कशन ये करनी थी कि मैं अक्सर टाइम अवेलेबल नहीं होता, तो आप में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एंड्रॉयड का काफ़ी हद तक नॉलेज है और वो अ, दूसरे स्टूडेंट्स को गाइड भी कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी टाइम पे अवेलेबल नहीं भी होता तो आप लोग एक दूसरे को गाइड कर दिया करें और एक दूसरे की हेल्प कर दिया करें, ताकि आप लोग का काम जो है वो ना रुके। अगर आप में से कोई सीआर वगैरह या क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना चाह रहा है तो वो भी मुझे बता देना, उसको एडमिन बना के तो उसको राइट्स प्रोवाइड कर दूंगा कि वो एनी टाइम किसी भी स्टूडेंट को जो है वो रिप्लाई करे और उनकी क्वेरीज को सोल्व करे। इफ़ एनीवन वांट, अगर कोई चाहता है तो मैं उसको बना सकता हूँ, या किसी के पास इतना नॉलेज है कि वो दूसरों को गाइड कर सके। मैंने आप लोगों के असाइनमेंट्स चेक की हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग असाइनमेंट्स हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तो आप में से कोई भी अगर बनना चाहता है तो वो मुझे बता दें, मैं उसको अ, बना दूंगा। और आप लोगों की जो कम्युनिटी है वो इसीलिए बिल्ड की गई है कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प करें, ताकि आप लोग इन फ्यूचर लाइक आप लोगों के पास प्रोजेक्ट्स आते हैं तो मे बी आप लोग अकेला एक बंदा प्रोजेक्ट नहीं कर पाता, तो आप लोगों को एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग अपनी एक टीम बनाएं, आप लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, ताकि आप लोग इन फ्यूचर आप लोगों को अगर एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती भी है, एक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करें, या आप लोग क्या करें कि आप लोग एक दूसरे के साथ उन चीज़ों को डिस्कस करके उन चीज़ों को सॉल्व करें। और अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स को लाजमी एक्टिव करें। अपवर्क के ऊपर वर्किंग करें, फ्रीलांसर एक साइट है उसके ऊपर वर्किंग करें। अपनी प्रोफाइल्स को साथ साथ वर्किंग करके उनको वर्किंग में लाएं, ताकि आप लोग फ्रीलांसिंग करें और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो विन कर सकें। असाइनमेंट जो है वो आप एलएमएस के ऊपर असाइनमेंट का टैब आ रहा होगा, वहाँ पे ही अपलोड करनी है असाइनमेंट आपने। अगर आप बैच 6 से हैं तो आपकी तो डेट गुजर गई है, अभी तक आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई। बिल्ड एपीके में क्या आ रहा है? जी जी अब्दुल हसीब, जूम सेशन जो है वो एलएमएस के ऊपर मिलेगा। एलएमएस के ऊपर आपका एक जूम सेशंस का टैब आ रहा होता है, जितने भी पुराने सेशंस गुजर चुके हैं वो वहाँ पे अपलोडेड हैं। आप वहाँ पे पुराने जूम सेशंस भी देख सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा अपलोडेड, कल परसों तक मिल जाएगा।
जी जी, सैयद असद महमूद, जो असाइनमेंट है वो अभी तक बैच 7 को नहीं मिली, बैच 6 को मिली है। बैच 6 को प्रोजेक्ट भी मिल गया है, असाइनमेंट उनकी सबमिट हो चुकी है। तो बैच 7 वाले जो हैं उनके लिए असाइनमेंट, जब आपके 12 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगी। ठीक है, तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा। पहले आप अपने सारे मॉड्यूल्स कवर करें और उसकी प्रैक्टिस करें, देन ही आप लोग असाइनमेंट परफॉर्म करने के जो है उसके लिए तैयार होंगे। तो आप लोग उससे असाइनमेंट आने से पहले पहले उसको तैयार कर लें। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये सेशन रखने का मकसद ही ये होता है कि आप लोगों की मेरे साथ इंटरेक्शन हो, आप लोगों की एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो, आप लोगों को कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा गाइड कर दूँ। ऑब्वियसली बिजी स्केड्यूल होने की वजह से जो है काफ़ी बार मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि मुझे और भी काफ़ी चीज़ों के अंदर अलाइन किया हुआ है या मैं और भी काफ़ी चीज़ों को देख रहा हूँ। तो इस वजह से हर टाइम मैं अवेलेबल नहीं होता। तो अगर आप लोगों को मेरी तरफ से रिप्लाई लेट आता है तो उसके लिए मैं एडवांस में आप लोगों से मैं बता रहा हूँ कि मैं अवेलेबल नहीं होता अक्सर टाइम। तो इस चीज़ का आपने माइंड नहीं करना। मैं अक्सर जो है वो रात के टाइम ही अवेलेबल होता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बिजी हूँ। रात को आफ्टर 9 और 10 आप मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग ग्रुप के अंदर 10 बजे तक मुझे मैसेज ड्रॉप कर दिया करें, मैं 10 बजे आपको रिप्लाई कर दूँगा। अब्दुल हसीब सर, एडवांस एंड्रॉयड डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? देखें, जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, बेसिक जो कोर्स है उसमें आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो की वर्किंग, एंड्रॉयड की वर्किंग उसके बारे में बताया गया कि वो वर्क कैसे करते हैं, आप लेआउट्स किस तरह से डिफाइन करते हो, आप लोग सारी चीज़ों को मतलब एक जो वो कोर्स उन बच्चों को देखते हुए डिज़ाइन किया गया कि लाइक एक जो एवरेज बच्चा है जिसको कोडिंग थोड़ी बहुत आती है, जिसको थोड़ा बहुत चीज़ों का आइडिया है। एक वो बंदा है जिसको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती या जो इस फील्ड से ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहता है। तो उस सिनेरियो से उनको ज़रा से क्रैक से एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है, किस तरह से वर्किंग है, मतलब इतने आसान तरीके से समझाया हुआ है कि थोड़ा-सा चीज़ों को उनको कोडिंग का थोड़ा-सा नॉलेज हो जाए। उसमें इतना कोई प्योर कोड या कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं बताई गई कि आप लोग चीज़ों को फर्दरमोर अगर कोई बच्चा उस कोर्स को भी, बेसिक कोर्स को भी अच्छे तरीके से सीख लेता है, या जो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए गए वो इतना भी बेसिक नहीं है कि आप उसको करने के बाद भी एप्लीकेशन बिल्ड नहीं कर सकते। आप उस कोर्स को करने के बाद चीज़ों को लेके चल सकते हो खुद भी। बट अगर आप एडवांस के अंदर एनरोल कर रहे हो, एडवांस के अंदर और चीज़ें हैं और लॉजिक्स हैं, एक गेम बिल्ड की हुई है, इसके अलावा फोटो एडिटर एसडीके है, फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है, और मज़ीद चीज़ें जो आप उस बेसिक से थोड़ा-सा एडवांस है, तो उस सिनेरियो के लिहाज से एडवांस एंड्रॉयड का कोर्स डिज़ाइन किया गया। उसमें पूरी-पूरी एक एप्लीकेशन बिल्ड करवाई गई है। और सर शेयर बटन का बताएँ, पीडीएफ शेयर करने के लिए, पीडीएफ शेयर करने के लिए उसमें हमें एक सिनेरियो देखना पड़ेगा कि लाइक आप पीडीएफ जो दे रहे हो वो एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है या फिर आपके डेटाबेस के अंदर है। एक तो है डेटाबेस के साथ, अगर तो डेटाबेस के साथ है तो हम उसको ईज़िली शेयर कर सकते हैं, या आप किसी के मोबाइल से पीडीएफ फेच कर रहे हो, तो फिर भी हम उसको ईज़िली शेयर कर सकते हैं। इसके लिए थर्ड सिनेरियो ये है कि आपने ऑफ़लाइन डेटाबेस, मतलब जैसे आपको बताया गया था पहले कि डेटाबेस के बगैर भी आप बुक्स की एप्लीकेशन बना सकते हो। अगर आपने उस तरह से रखी होगी तो उसको एक तो थोड़ा-सा सिनेरियो मुझे देखना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आपको ग्रुप में मुझे रिमाइंड करवाइएगा, मैं आपको इसके बारे में गाइड कर दूँगा। हाँ, जो अगर आप डायरेक्ट एडवांस की तरफ जाते हो
तो आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ों का इशू फेस करना पड़े, क्योंकि बेसिक अगर आपको कंसेप्ट नहीं आएंगे तो एडवांस एडवांस में बेसिकली ये है कि मैंने डायरेक्ट ही लेआउट्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट ही चीज़ों को जैसे पूरी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं वैसे स्टार्ट कर दिया। बट जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट वन बाय वन एकदम आप एप्लीकेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दो तो इशू आ सकता है। और इसके लिए बेहतर ये है कि आप पहले एप्लीकेशन जो है वो बेसिक से स्टार्ट करो, फिर एडवांस की तरफ मूव करो। फेल टू फाइंड बिल्ड टूल वेरिएंट 30.03। सॉरी ये एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं ज़रा चेक कर लूँगा। अच्छा, इसको रिकमेंडेड साइज पे नेक्स्ट करना ज़रा। इस एरर को कॉपी करो, गूगल पे इसको पेस्ट करो ज़रा। और विजुअलाइजेशन श्योरली इनेबल है ना? इसको गूगल पे पेस्ट करके अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से चेक करो कि आपका सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या है और क्यों इशू आ रहा है ये, तो आपको इसकी सजेशन मिल जाएगी। विजुअलाइजेशन इनेबल, ठीक है। ठीक है उस्मान, मैं इसको देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मैं आपको गाइड कर दूंगा इसके बारे में भी। एक तो उस्मान का इशू रह गया, दूसरा अच्छा ये जो वीवो 1901 है, आप भी अगर आप स्क्रीन शेयर कर लें तो। अच्छा उस्मान, आप इसको सर्च करके खुद से ज़रा अप्लाई करने की कोशिश करो, मैं तब तक दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको मौका दे दूँ। अच्छा जी, ये जिनका बिल्ड टूल वर्जन का है वो भी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा दें ताकि मैं आपको भी गाइड कर दूँ। अच्छा नूर, आपका क्वेश्चन है कि सर ये बता दें कि दोबारा कोर्स खत्म होने में कितनी देर रह गई है। नूर, आप बैच 7 से हैं या बैच 6 से हैं? ये दी ऑफिसर्स एकेडमी, ये नूर आपकी एकेडमी? ये मोबाइल पे आप चेक करवाएंगे मुझे? हाउ मैनी फ्रेगमेंट्स कैन मेक इन सिंगल ऐप? फ्रेगमेंट्स आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं एक ऐप के अंदर। अगर आप बॉटम नेविगेशन को यूज करते हुए फ्रेगमेंट्स यूज कर रहे हैं तो आप 5-6 फ्रेगमेंट्स यूज कर सकते हैं, 3-4 जितने मर्जी कर लें। तो फ्रेगमेंट्स आप डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे यूज कर रहे हैं। अगर आप होम स्क्रीन के ऊपर फ्रेगमेंट्स यूज कर रहे हैं तो नेविगेशन के साथ अ, अगर आप 4 या 5 कर रहे हैं तो ये ठीक है। 4 या 5, इससे ज़्यादा ना यूज़ करें क्योंकि नेविगेशन के अंदर अच्छा ये आपने मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर दिया, इसका तो कोई फ़ायदा भी नहीं है।
अब मेरे ख्याल से आपने मोबाइल से स्क्रीन शेयर की है, तो जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी उसमें हो सकता है वीडियो के अंदर कोई इशू आए। कोशिश किया करें कि जब आप लोग सेशन ले रहे होते हैं तो आप जिस लैपटॉप से अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको साथ लेके बैठा करें, ताकि आपको अगर मैं स्क्रीन शेयरिंग का कहता हूँ आपके कोड के अंदर कोई एरर आ रहा है तो आप अपने लैपटॉप से मुझे स्क्रीन शेयर करके वो दिखा सकें। हाँ, वेब व्यू फ्रैगमेंट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं हम कोई चीज़। सिंपली आप सर्च कर लेना हाउ टू यूज़ वेब व्यू इन फ्रैगमेंट्स, आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन मिल जाएगी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता दें, ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करें। ओके उस्मान, आप इसको ट्राई करो, क्योंकि हाँ आपके सिस्टम स्पेसिफिकेशन यहाँ हो सकता है कि आपको कौन सा जो सोल्यूशन है वो सूट करता है, तो आप उसको अप्लाई करो, आप उसको इजीली सोल्व कर लोगे। टू स्प्लैश स्क्रीन किस तरह से आप यूज़ करना चाह रहे हैं? थोड़ा सा सिनेरियो के बारे में आप मुझे गाइड कर दें, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह। आप इस तरह चाह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन एक बार रन हो, एक सप्लाई स्क्रीन आए, उसके बाद फिर एक दूसरी सप्लाई स्क्रीन आए, फिर वेलकम स्क्रीन या तीसरी स्क्रीन। हाँ, दो सप्लाई स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, बट सप्लाई स्क्रीन अगर हम सिनेरियो देखा करें तो वैसे तो एक ही होती है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर दो यूज़ करना चाहते हैं तो आप दो यूज़ कर लें। चीज़ें सेम हैं, बट आपने लॉजिक अपने हिसाब से बनानी होती है कि आप किस जगह पे किस चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हो। तो लॉजिक बिल्डिंग जो है वो आपने खुद करनी है। हाँ, ओके, आप वीडियो बना के मुझे शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम आप सब लोग कोशिश कीजिए कि जब भी आप सेशन लें तो आप लोग लैपटॉप लेके उसके ऊपर ज़ूम ऑन करके तो फिर ही सेशन अटेंड करें। जी अब्दुल हसीब, हम जिफ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग लोटी फाइल्स की एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हो, जिफ को भी यूज़ कर सकते हो। बैच 7 का जो कोर्स है वो अभी आपका तकरीबन 1.5 मंथ और लग जाएगा मेरे ख्याल से। 1.5 मंथ या मंथ तकरीबन लग जाएगा, क्योंकि अभी आपके मॉड्यूल 11 तक हुए हैं, फिर आपका मॉड्यूल 12 होगा, तो उसके बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगी और एक प्रोजेक्ट मिलेगा जिसको तकरीबन 1 या 1.5 मंथ का टाइम होगा आपके पास दोनों को। मेरे ख्याल से असाइनमेंट के लिए 1 वीक मिलेगा आपको, और वो है प्रोजेक्ट, उसके लिए 10-15 दिन तकरीबन इतना को टाइम मिलेगा। वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना टाइम देते हैं। बट असाइनमेंट और प्रोजेक्ट आप इजीली अगर करें तो 2 से 3 दिन के अंदर हो सकता है, 3 या 4 दिन, या आपको मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो बॉटम नेविगेशन को टॉप पे यूज़ करना है तो आप सिंपली उसको टॉप पे कंस्ट्रेंट कर दो। आप जैसे उसको बॉटम पे कंस्ट्रेंट करते हो, आप उसी तरह उसको टॉप पे कंस्ट्रेंट कर दो। उसकी पोजीशन आप जैसे आप किसी व्यू की पोजीशन चेंज करते हो, उसी तरह उसकी भी पोजीशन जो है वो चेंज कर दो, तो वो टॉप पे लग जाएगी। साइड पे लगाना चाहते हो साइड पे लगा लो, ऐसे तो लगती टॉप या बॉटम पे ही है, तो आप बॉटम से उसको उठा के टॉप पे ले जाओ। कंप्लीट एप्लीकेशन जो है हमने बुक एप्लीकेशन एक बिल्ड की है, आप अगर उस तक नहीं, बैच 7 में भी अभी तक तो जैसे हम लोगों ने वो कंप्लीट चीज़ों को यूज़ करते हुए एक एप्लीकेशन बनाई है, तो आप डिफरेंट चीज़ों को जोड़ के आगे एडवांस के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ की हुई हैं डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर।
चलिए जी, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ, और फिर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देख लेंगे। हाँ, उस्मान, प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट आपको अभी मिला नहीं है आई थिंक, तो जब प्रोजेक्ट मिलेगा तो फिर मैं जूम सेशन के अंदर उसको कंप्लीटली डिस्कस कर लूँगा सारी चीज़ें। बुक एप्लीकेशन में पीडीएफ डाउनलोड है, बाकी जो आगे है वो नहीं। चलिए, हम लोग फर्दर चीज़ों को डिस्कस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कर लेंगे। तो अभी जो है नमाज का टाइम भी हो गया, आप लोग भी नमाज पढ़ें। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं, बाकी चीज़ों को हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। हफीज़ा, आपको, आप बैच 6 से हैं, बैच 6 वालों को प्रोजेक्ट मिल गया है। तो आपका प्रोजेक्ट, एक सेकंड में देख ही लूँ कि आपका प्रोजेक्ट मैंने आपको क्या दिया है। एडवांस एंड्रॉयड या बेसिक एंड्रॉयड, जो दोनों को मैं डिस्कस कर देता हूँ। एंड्रॉयड डेवलपमेंट का जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो है हमारे पास। आपने एक बुक एप्लीकेशन बनानी है यूजिंग फायरबेस। फायरबेस को यूज करते हुए बुक एप्लीकेशन बनानी है, और उसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बताया कि स्प्लैश स्क्रीन यूज करनी है विद एनिमेशंस। एनिमेशंस को यूज करते हुए एक स्प्लैश स्क्रीन बनानी है, उसमें रजिस्टर एक्टिविटी और लॉगिन एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, कि जैसे आपकी एप्लीकेशन रन होती है सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आए, उसके अंदर कोई एनिमेशन लगी हो, उसके बाद आपके रजिस्टर स्क्रीन आ जाए जिसके ऊपर आप रजिस्टर करो यूज़र को। उसके बाद लॉगिन एक्टिविटी होनी चाहिए, लॉगिन और रजिस्टर दोनों एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। यूज़र रजिस्टर भी कर सकता हो, पहले वो रजिस्टर करेगा उसके बाद लॉगिन करेगा। ठीक है, और उसके बाद फायरबेस ऑथेंटिकेशन आपने यूज़ करनी है उसके लिए, लॉगिन और रजिस्टर के लिए। वो भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो बुक्स हैं वो फायरबेस के अंदर, पहले तो आप ऑफलाइन स्टोर करवा रहे थे कि आप लोगों ने बुक्स जो है वो डेटाबेस के बगैर स्टोर करवाए थे। अब आपने बुक्स को ऑनलाइन डेटाबेस के अंदर फायरबेस की नोड के अंदर स्टोर करवाना है, और बुक्स को शो करवाने के लिए आपने रिसाइकलर व्यू का यूज़ करना है। लाइक आप जो है ग्रिड के अंदर शो करवाना चाह रहे हैं, लिस्ट के अंदर शो करवाना चाह रहे हो, तो आपने जो डाटा को फैच करने की या डाटा को शो करवाने के लिए, बुक्स को शो करवाने के लिए जो चीज़ यूज़ करनी है वो है व्यू। ये कुछ इस तरह का आपका सिनेरियो है, आपने सिंपली इस तरह से ये बिल्ड करना है। नेक्स्ट बैच हसीब अभी कंफर्म नहीं है कि कब तक स्टार्ट होगा, वो आपको मैनेजमेंट की तरफ से पता लगेगा कि वो कब स्टार्ट करें। जी जी, रिसाइकलर जो ही यूज़ करना है आप, रेकमेंडेड यही होता है, और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होता है। आप किस जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे रिसाइकलर व्यू के बारे में लाजमी पूछते हैं, तो रिसाइकलर व्यू आप लोग ज़रा स्ट्रॉन्ग करें अपना। इसके बाद एडवांस एंड्रॉयड है, उसका फाइनल प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेते हैं अगर कोई बच्चा यहाँ पे एडवांस एंड्रॉयड का भी है। तो एडवांस एंड्रॉयड के अंदर मैंने प्रोजेक्ट दिया है कि आपने कंप्लीट एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है, वो भी अपनी चॉइस की। मतलब उसमें मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इस तरह की एप्लीकेशन, आप अपनी चॉइस की कोई भी एक पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे
जो भी कंसेप्ट आपको सिखाए गए, उन कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आपने कंप्लीट एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ करनी है। और उसके अंदर जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि आपने जो यूज़र इंटरफेस है वो अट्रैक्टिव रखना है। ये बेसिक और एडवांस दोनों के अंदर है कि यूज़र इंटरफेस ज़रा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन जो है उसका इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि यूज़र जो है वो अट्रैक्ट हो। उसके कलर कॉम्बिनेशन, उसके बटन डिज़ाइन, उसकी एनिमेशन इस तरह की होनी चाहिए कि यूज़र अट्रैक्ट हो। उसके बाद इसमें भी सेम चीज़ है कि सप्लाई स्क्रीन और एनिमेशन, सप्लाई स्क्रीन यूज़ करनी है और एनिमेशन को यूज़ करना है। और रजिस्टर एंड लॉगिन एक्टिविटी होनी चाहिए। इसके अंदर भी फाइल बेस्ड ऑथेंटिकेशन इसके अंदर भी होनी चाहिए। यूज़र का डाटा स्टोर करवाने के लिए आपने फाइल बेस्ड डेटाबेस को यूज़ करना है। तो इसके अंदर एक एडिशन पॉइंट है कि आपने गूगल एड्स को यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और रिसाइकल व्यू को यूज़ करना है। और अगर आप कुछ मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट ये जो 8 पॉइंट है रहने दें। बट आपने एडवांस एंड्रॉइड के अंदर जो प्रोजेक्ट है, आपने कंप्लीट एप्लीकेशन अपनी मर्जी की कोई भी जो आपका आइडिया है या जो आप ये इसलिए ऐसा प्रोजेक्ट दिया ताकि आपके पास ये अपनी एक एप्लीकेशन ऐसी बिल्ड हो जाए जो आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश कर सको और उससे अर्निंग कर सको। गूगल एड्स इंटीग्रेट कराने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को गूगल एड्स इंटीग्रेट करना आ जाएंगे तो गूगल एड्स से भी आपकी अर्निंग होगी, और जब आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करोगे तो भी आपकी अर्निंग होगी। ठीक है। लास्ट बैचेस के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने काफ़ी अच्छी असाइनमेंट्स बनाई और कुछ ने अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उनको प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करके लाइव भी किया है और वो अर्निंग कर भी रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए भी ये प्रोजेक्ट है। आप लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको ये सोच के बनाएं कि जैसे आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करना है। नहीं नहीं, रिसाइकलर व्यू यूज़ करने से ऐप का साइज़ नहीं बढ़ता। ऐप का साइज़ नॉर्मल ही रहता है, रिसाइकलर व्यू से उसका इशू नहीं होता। ऐप का साइज़ तब बढ़ता है जब एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। लाइक आप एक एप्लीकेशन है वो 4 से 5 एक्टिविटीज़ की है, या मतलब 4 से 5 स्क्रीन्स हैं उसकी। एक एप्लीकेशन है उसकी 15-20 स्क्रीन्स हैं, तो डेफ़िनेटली जिसकी 5 स्क्रीन्स होंगी उसका साइज़ कम होगा, जिसकी 10 स्क्रीन्स होंगी उसका साइज़ ज़्यादा होगा। एप्लीकेशन का साइज़ इस तरह से होता है। ठीक है। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स की समझ आ गई है। प्रोजेक्ट को अपलोड किस तरह से करना है ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप लोगों के पास जो प्रोजेक्ट की फाइल आती है, तो आपका सोर्स कोड होता है वो आपके पास अवेलेबल होता है इस फॉर्म में। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये फ़ोल्डर बना हुआ है एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स का, उसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं मेरे। तो ये मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। ठीक है। शो मोर ऑप्शंस कर लेता हूँ और इसको सेंड टू कंप्रेस ज़िप फ़ोल्डर। आपने इसको पहले ज़िप कर लेना है। ठीक है, इसकी एक ज़िप फाइल बन जाएगी। इस ज़िप फाइल को फिर आपने गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करना है। गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करने के बाद इसको आप लोगों ने यहाँ पे गूगल ड्राइव जो है गूगल ड्राइव के ऊपर आप लोगों ने सिंपली इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो फाइल आपने अपलोड की होगी, लाइक यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट फाइल्स आ रही हैं। ये एडोब इलस्ट्रेटर की एक ज़िप फाइल पड़ी हुई है मेरे पास। मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और शेयर के बटन पे चला जाऊँगा। ठीक है, शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने के बाद आप लोगों के पास बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक आ रहा होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब वो आप लोग उस लिंक के थ्रू उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड आ रहा होता है। तो आपने रिस्ट्रिक्टेड वाला लिंक कॉपी नहीं करना, आपने यहाँ से इसको हटा के एनीवन विद द लिंक कर देना है। एनीवन विद द लिंक करने के बाद इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने एक न्यू वर्ड की फ़ाइल बना लेनी है। ठीक है, वर्ड की फ़ाइल बनाएँ। वर्ड की फ़ाइल बनाने के बाद यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, अपनी डिटेल्स देनी है और पूरी डिटेल देने के बाद यहाँ पे वो जो लिंक है वो पेस्ट कर देना है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने इस फाइल को अपने एलएमएस के ऊपर सबमिट करवा देना है।
सिंपल ये सिनेरियो है सबमिट करवाने का, ठीक है। तो आप लोगों को प्रोजेक्ट की भी समझ आ गई होगी और किस तरह से सबमिट करवाना है ये भी समझ आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों के सारे जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। बाकी फर्दर मोर अगर आपके कोई इश्यूज हैं तो वो हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे या हम नेक्स्ट सेशन के अंदर भी डिस्कस कर लेंगे। एनिमेशंस का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से आपका 12th मॉड्यूल है, उसमें आप लोग एनिमेशंस को अप्लाई करना भी सीख लेंगे। तो आप लोग 12 मॉड्यूल के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।